देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझने वाली बात है। हम्म। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा को आगे लेके वो चलती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सत्ता में रहना हर पॉलिटिकल पार्टी का सपना भी होता है और उद्देश्य भी होता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब आप सत्ता में बने रहने के लिए कहीं अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें, तो वहां पे दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से ना तो समझौता करा है और ना ही करेगी। लेकिन सर्व धर्म को साथ लेके चलना, सर्व रिलीजन को साथ लेके चलना, सब कम्युनिटी को साथ लेके चलना, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री बनता है तो उससे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी होता है, उससे पहले वो जनता का एक नायक होता है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं रहता, फिर वो देश का, भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। फिर उसको सभी की बात सुननी है, सभी को साथ लेके चलना है, बट एट द बैक ऑफ माइंड अपनी आइडियोलॉजी को इंटैक्ट रखते हुए उसको साथ लेके आगे बढ़ना ही। जहां तक बात रही, इन्होंने जितने भी इल्जाम लगाए सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि जब गांधी जी के असैसिनेशन का ट्रायल चल रहा था उस समय आपके दर्शकों को सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। दुर्गेश जी यहां बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज के ऊपर और रोशनी डालेंगे कि खुद गॉडसे जी ने ये कहा उस समय कि 1946 में मैंने आरएसएस छोड़ दी थी। ये उनका बयान है जो कोर्ट के सामने दिया गया है। इसके बाद भी कमीशन बिठाई गई कि आखिर गांधी जी को जो मारा गया उसके पीछे कोई संस्था तो नहीं थी, क्योंकि इमीडिएटली आरएसएस को बैन कर दिया गया था 1948 में गांधी जी की असैसिनेशन के बाद। तो जब कमीशन बिठाई गई तो कमीशन जस्टिस कपूर के अध्यक्षता में कमीशन बिठाई गई थी। सब ये फैक्ट्स हैं जो आपका कोई भी दर्शक विकिपीडिया गूगल करके जान सकता है। तो जस्टिस कपूर के कमीशन ने क्या कहा, पहली बात, दो बातें कही। पहली बात, आरएसएस कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से नहीं मानी जा सकती, इसलिए आरएसएस की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये मानने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये जस्टिस कपूर कमीशन ने ये कहा तथ्यों के बेसिस पे। और दूसरा, ये हम प्रूफ नहीं किया हुआ माना जा सकता कि इस हत्या के पीछे किसी भी आरएसएस मेंबर का हाथ है। लेकिन विपक्ष को क्या करना है, ना तथ्य मानने हैं, ना कोई सबूत मानने हैं, ना कोर्ट पे विश्वास है, ना जुडिशरी पे। अभी हमारे परम आदरणीय दुर्गेश जी ने बताया, बहुत सही बताया कि जब आरएसएस पे आपने बैन लगाया, देखिए आरएसएस पे अब तक 4 बार बैन लग चुका है, आपके दर्शकों को यह पता होना चाहिए। पहली बार बैन लगा था जब देश का विभाजन हो रहा था, उस टाइम पे 1947 में जो 4 दिन का बैन लगा था। उसके बाद 3 बार बैन लगाया जा चुका है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजाद होने के बाद। एक बार 1948 में जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, एक बार 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, और एक बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था। लेकिन आज की डेट में आरएसएस पे कोई बैन है क्या? जवाब है नहीं। अगर आरएसएस गिल्टी फाउंड किया जाता तो क्या उस पे बैन हटाया जाता क्या? जवाब है नहीं। जब हर बार उसको फंसाने का, षड्यंत्र के तहत उस पे इल्जाम लगाने का एक प्रयास किया गया, विफल प्रयास किया गया, और हर बार आरएसएस जैसी संस्था पाक साफ होकर बाहर निकल के आई, इसीलिए तो वो बैन हटाया गया। लेकिन झूठी बातों के ऊपर अपना स्टैंड लेना ये जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको बताने लगा था, एक और तथ्य मेरे सामने आया है कि एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस हरिद्वार में भी अब फाइल कर दिया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने आरएसएस को जो है प्रेजेंट डे का 21वीं सेंचुरी का कौरव बता दिया था। उसके अगेंस्ट एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस हरिद्वार में भी उनके ऊपर हो गया है। देखिए, अब जब लॉ अपना काम करेगा तो ये चिल्लाएंगे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये समझते नहीं है कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो गलत काम का रिप्रिमांड तो होगा ही होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र आप किसको कहते हैं?
जहां हिंदू रह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र है ही है, बाकी सबको यहां पे पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, आदर सत्कार किया जा रहा है। लेकिन जब हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए तभी भी हम पे सवाल उठे थे कि आप बाहर के देशों के हिंदुओं को तो आने दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तभी भी इस सवाल का हम लोगों ने जवाब दिया था कि हमारे जो भाई मजबूरी में बाहर चले गए अब वो वापस आना चाह रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान उनको स्वागत नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये तो सोचने की बात है कि हमें सभी संस्कृतियों का मान है, सम्मान है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भूलना नहीं है कि हमारा देश हिंदुस्तान है। तो अगर कोई यहां पे आ रहा है, कोई रह रहा है, उसका मान भी है, उसका सम्मान भी है, लेकिन फिर साथ में यह भी समझने की बात है कि कहीं ऐसा नहीं कि उसका मान सम्मान करते करते, कहते हैं ना, एक उर्दू में एक शेर है, कहा जाता है सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर सर इतना भी मत झुकाइए कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, यानी कहने का अर्थ है कि जितने अकोमोडेटिव हम लोग हैं, हिंदू जितने अकोमोडेटिव हैं, उतना और पूरे विश्व में और कोई नहीं, कोई संस्कृति नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा हम लोग देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतरेंगे भी तो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपको डर किस बात का है? देखिएगा, पहली सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि हमको डरने की किसी से जरूरत नहीं है। यही वाक्य आम आदमी पार्टी भी कहती है, यही कांग्रेस भी कहती है। देखिएगा, हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पहले भी जब इंदिरा गांधी जी को, जब 1975 में सबको मालूम है क्या हुआ था, रायबरेली से उनको इनवैलिड उनकी जीत को कह दिया था इलाहाबाद कोर्ट ने। उससे बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी इंपोज की थी। अभी भी यही हो रहा है कि अब उनको क्योंकि इनवैलिड करार दे दिया गया है, तो किसी तरह से अपनी झिझक को, अपनी खिसियानीपन को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ अनारगल बयान देते रहेंगे। ये बात एकदम क्लियर है हर्ष जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तो ये बात का जवाब आपके पास भी है कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को पहले भाजपा के तरीके से काम करने पे क्या मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलता था क्या? जवाब है नहीं। आज मुस्लिम्स का भी हमारे पास सपोर्ट है, बजाय इसके कि वो हमसे नफरत करें। आज भी जब हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, इसके बावजूद क्या मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए काम नहीं हुआ क्या? जब 370 एब्रोगेट किया गया तो हमें पता है कि उस समय कश्मीर में जो महिलाएं थी उनमें मुस्लिम महिलाएं जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो मुस्लिम महिलाओं को जब 370 हटने के बाद उनको इक्वल राइट्स दिए गए तो क्या उनका भला नहीं हुआ? क्या हुआ? देखिएगा, कट्टरपंथी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि जब आप राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं सोचें, सिर्फ ये सोचें कि भाई मुझे क्या ठीक लग रहा है मैं वो करूं, इसको कट्टरपंथी कहते हैं। जब आप राष्ट्र हित में और समाज हित में सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो राष्ट्र हित में सभी का भला हो रहा है। चाहे 370 हटाने पे हो, अगर बाहर की कंट्रीज में जाके आज किसी भी भारतीय का मान बढ़ता है, अगर हम G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, अगर हम WHO में हम प्रेसिडेंसी की हमने, या हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी की, एक और क्लोजिंग कमेंट लूंगा योगेश जी आपसे भी, हाडा जी आपसे भी। आप 370 का जिक्र कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो। आशीष जी 2 मिनट मेरे पास है। आप जब 370 का जिक्र कर रहे हैं तो कैसे पता लगे, क्योंकि 370 हटने के बाद तो चुनाव हुए नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहां के नेता, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए, और बीजेपी चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि वहां के लोग बीजेपी से खफा है, ये विपक्षी पार्टी कह रही है। हालांकि वो चुनाव आयोग का काम है कब चुनाव करवाना है कब नहीं, लेकिन उस बात का जवाब आप दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो मीडिया के युग में हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में हालत क्या थी 370 हटने से पहले, कितनी इन्फिल्ट्रेशन होती थी, कितने टेररिस्ट अटैक होते थे, लाल चौक की क्या हालत थी। और आज वहां पे जब आप 26 जनवरी 15 अगस्त पे दृश्य देखते हैं तो आज वहां पे क्या हाल है। राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वो जिस मस्ती से, जिस निर्भीकता से और जिस इत्मीनान से अभी आप वहां पे यात्रा करके आए हैं, अगर पहले वाले हालात होते तो राहुल गांधी 100 बार कहने पे भी वहां जाने की हिम्मत ना करते। लेकिन अब वो जिस तरीके से हो के आए हैं वो आपको और मुझे सबे मालूम है कि वहां की क्या। चलिए ठीक है, जनता वो तय करेगी।
आप सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह की 11 बजे और मुद्दे की बात लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात में आज राहुल गांधी का जिक्र करेंगे कि राहुल गांधी को एक बार फिर से जेल होगी या फिर बेल होगी, क्योंकि संगम शरणम गच्छामि विजय त्रिवेदी की वो किताब जिसमें लिखा गया कि आजादी में अहम योगदान संघ का भी था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि ना तो आजादी में योगदान आरएसएस का था, जब 2014 का वक्त था, चुनाव हो रहे थे देश के अंदर लोकसभा के, और राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या भी आरएसएस की तरफ से करवा दी गई। ये राहुल गांधी के शब्द थे। उसके बाद क्या था, राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ और आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी को एक बार फिर से जेल मिलेगी या फिर बेल हो जाएगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज का मुद्दा यही है, बात आरएसएस पे करेंगे और बात कांग्रेस पे करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरएसएस पर सवाल खड़े करती है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि 23 मार्च का वक्त था जब सूरत के कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुना दी थी। आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि 23 मार्च का वक्त जब 27 मिनट बाद ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त बेल पर है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, जब 24 मार्च का वक्त आया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, और उसके बाद जब तारीख आई 25 मार्च की, तो राहुल ने 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बाकायदा 38 बार अडानी का नाम लिया, 16 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और तंज कसने का काम किया। लेकिन तारीख 26 मार्च की आई और कांग्रेस ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया राहुल गांधी के समर्थन में, और कहा कि राहुल की सदस्यता जानबूझकर अलोकतांत्रिक तरीके से ले ली गई है। 27 मार्च की तारीख आई जब राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। ये 27 मार्च की तारीख थी, लेकिन उसके बाद आती है तारीख 27 मार्च की ही, जब बंगले नोटिस पर भी यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है और राहुल गांधी की तरफ से खास तौर पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये रहेगा कि एक बार फिर से जेल होगी या फिर बेल मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर सुनवाई होनी और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सजा हो सकती है। लेकिन आते हैं अपने मुद्दे पर, जो मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को आज सजा होगी या फिर राहुल गांधी को बेल मिल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, और महाराष्ट्र के अंदर इस पर कहीं ना कहीं सुनवाई होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें क्या राहुल गांधी आगे करने वाले हैं, सवाल यह भी रहेगा। सवाल यह भी कि सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। सवाल यह भी कि राहुल का सावरकर और आरएसएस पर आखिरकार क्यों बार बार हो रहा है, आरएसएस पर बार बार हमलावर क्यों हो रही है कांग्रेस, और क्या बीजेपी ने राहुल को विश्व स्तरीय नेता बना दिया है जब सदस्यता राहुल गांधी की चली गई है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त तो कांग्रेस उसे मुद्दा बना रही है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई भी अगला कदम नहीं उठाया गया है। सवाल आज का यही है कि क्या आज राहुल गांधी को एक बार फिर से सजा मिलेगी और तुरंत जमानत मिल जाएगी, तुरंत वैसे जैसे सूरत की कोर्ट की तरफ से सजा दी गई, और उसके बाद राहुल गांधी बेल पर इस वक्त है। लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और थोड़ी देर बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है। लेकिन जानकारी इस वक्त की हम आपको ताजा दे रहे हैं कि थोड़ी देर में सुनवाई होने जा रही है महाराष्ट्र के कोर्ट में, और राहुल गांधी को सजा हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है। भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा और कोर्ट सर्वोपरि होता है, और कोर्ट की तरफ से जब डिसीजन आएगा तो आपको JK 24/7 न्यूज जरूर बताएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे पर। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता है बीजेपी के। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रत्नाकर जी, आपका भी मुद्दे की बात में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दुर्गेश मिश्रा जी हैं, आरएसएस के समर्थक है। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुद्दे की बात में। सबसे पहले रत्नाकर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आज महाराष्ट्र के अंदर कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है, और आज सुनवाई हो रही है, और आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जब 1925 में हुई और इसके पहले संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार बने, उन्हीं की जयंती है सर आज। और आज ये कहा जाता है कि आज इसमें मामले में सुनवाई होगी तो राहुल गांधी को सजा भी हो सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? अभी वो बेल पर चल रहे हैं, लेकिन एक और सजा मानहानि केस में। हर्ष जी, देखिए, राहुल गांधी एक राजनेता है, मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ये उठाते रहेंगे, और जहां पे देश की
जो देश को लूटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसके विरोध में जो है कहाँ पे जो है अनियमितता बरती गई है, वो सारी चीजें राहुल गांधी उठाते रहेंगे। और चूंकि ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम एक गांधीवादी विचारधारा वाले हैं और हमारी संघ के विचारधारा से जो है हमारी हमेशा की लड़ाई रही है, तो इस विचारधारा की लड़ाई में हम जरूर संघ और हिंदू महासभा ने क्या क्या कृत्य किए हैं इस देश के लिए वो उजागर करते रहेंगे। तो राहुल गांधी अपना काम अनवरत करते आ रहे हैं और करते आएंगे। ठीक है। अब यह मानहानि का जो दावा किया जा रहा है, कई जगहों पे केस किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कहीं न कहीं यही है कि विपक्ष की आवाज को दबा के रखना। और आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी प्रश्न की बौछार कर रहे थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पे मोदी जी से पूछ रहे थे, लेकिन मोदी जी उसका कोई जवाब नहीं दिए। तो इस तरह से जो है देश की जनता को बताना चाहते थे कि कितना बड़ा आर्थिक अनियमितता हो रही है, लेकिन अपने मित्र को बचाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता को षड्यंत्र के तहत जो है रद्द करा दिया। उसी तरह से ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं इनकी आवाज, जैसे माइक म्यूट पहले कराए, सदन में सदस्यता जो है ये खत्म करवाए, अब वो चाहते हैं कि इनकी आवाज जो उठती रहती है। चलिए ठीक है, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको 1 मिनट बोलने दिया। रुकिए, अब मेरा सवाल सर अब ये है आपसे, क्योंकि राहुल गांधी ने 2014 के अंदर ये कहा था कि गांधी जी की हत्या आरएसएस की तरफ से की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी के साथ हैं आप, या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? मुझे 30-40 सेकंड और दीजिएगा। हाँ, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा, 50 सेकंड लीजिए। गांधी जी के जी गांधी जी की हत्या के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं सरदार पटेल की ही बात को ले लेता। सरदार पटेल ने 2 पत्र लिखे। एक तो लिखा 18 जुलाई 1948 में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गांधी जी की हत्या का सीधा लिखित आरोप जो है वह हिंदू महासभा और आरएसएस पे लगाया। ठीक। और दूसरा पत्र उन्होंने 19 सितंबर 1948 को लिखा आरएसएस के प्रमुख गोवलकर जी को। तो गोवलकर जी को लिखा, उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा ने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी, खुशियां जताई, इसलिए उन्होंने कार्रवाई किया। ठीक है, आरएसएस पे 50 सेकंड हो गए, बैन भी लगाने का 50 सेकंड हो गए। मैं एक बात को कोड करता हूं, मेरे को उसका जवाब चाहिए होगा, फिर बीजेपी के नेता के पास भी जाऊंगा, फिर दुर्गेश मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि समय उनको देना है। मेरे पास 45 मिनट है, पूरे 45 मिनट की डिबेट है। आपने गोवलकर का जिक्र किया, 1942 में गोवलकर ने संघ का शुक्रिया कहा। सरदार पटेल की तरफ से जब 1948 में पत्र लिखा गया तो गांधी जी की हत्या में स्वयंसेवक का कोई हाथ नहीं था, ये सरदार पटेल की तरफ से लिखा गया था सर। और मैं आपको हवाला भी देता हूं किसमें लिखा गया है। संगम शरणम गच्छामी विजय द्विवेदी की बुक है, लेखक और पत्रकार हैं वो, उनकी बुक में लिखा गया है। संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट सर सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको कोड करके बता रहा हूं, ये मेरा कहा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ मैंने भी जो कहा है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और सारी चीजें जो है उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कोई, ठीक है, कौन सी किताब में लिखा है मुझे उसका आप कोड करिए। उन्होंने 18 जुलाई 1948 में उन्होंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में पत्र भी है। कोड करिए ना आप, किस किताब में लिखा है? पत्र अगर लिखा होगा तो किसी किताब में उसका वर्णन तो किया गया होगा। मैं संघ की बात नहीं करता, चलिए संघ के किसी विचारक की किताब को छोड़ दीजिए। अभी आप सुन लीजिए। हाँ सुनिए। हाँ, सावरकर जी ने 1911 में माफी मांगी, 13 में माफी मांगी, 14 में माफी मांगी। सर अभी उस पे आइए, संघ पर आइए, सावरकर पर मैं बाद में आऊंगा, मुझे और लोगों को भी समय देना है। पत्र है जो, अरे आप सुन तो क्यों नहीं रहे मेरी बात? पहले आपकी बात पे सुन लिया। ठीक है, पत्र है, उस पत्र की कॉपी जो है पब्लिक डोमेन में है। मेरा प्रश्न एक ही है हर्ष जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, या उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, चलिए ठीक है, राहुल गांधी पे मैं पहले अब आरएसएस के पास जाऊंगा, उसके बाद बीजेपी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप सीधे आरएसएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा सर सवाल यह भी है कि 1947 में जब बिड़ला भवन के पास स्वयंसेवकों को गांधी जी संबोधित कर रहे थे ना, तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी में योगदान उनका है। ये बुक कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बुक को कोड कर रहा हूं सर। मैं ना उस वक्त था, लेकिन हाँ चीजें पढ़ी है तो आपको कोड करके भी कह रहा हूं। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा गया है, किताब पढ़ी है, तो उसका कोड जरूर करिएगा। एक मिनट सर, दुर्गेश मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से भी, ठीक है आ रहा हूं सर। रत्नाकर जी भी आरोप लगा रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था। हालांकि उनकी तरफ से पत्र का हवाला दिया गया, लेकिन किसी बात को कोड नहीं की गई है कि इस बुक में लिखा गया है या कहीं और लिखा गया है। दुर्गेश मिश्रा जी आप कोड करके बोलिए। आपको बता रहा हूं,
चलिए हमने कोई बुक नहीं पढ़ी, इन्होंने कोई, हम्म, लेकिन देश में जो क्रिमिनल मतलब न्याय का सिस्टम है उसमें हो तो आपने कोई आरोप लगाया, FIR हुई, इस पे जांच हुई, इस पे आरोप पत्र बना, उसके बाद सजा हुई और क्या फिर छूट गया, जो आरोपी वो छूट गया। अगर इनको लगता है कि RSS का हाथ है तो 70 साल इनका शासन रहा है, इनमें कार्रवाई करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए, चार्जशीट करवाना चाहिए था, RSS पर बैन लगाना चाहिए था। 70 साल आप सरकार है, अगर आप ये नहीं करवा पाए, अपने पूरे सत्ता के अंतर्गत भी आप सजा नहीं करवा पाए, RSS को बैन नहीं करवा पाए, तो दो बातें हैं, या तो आपके सारे आरोप झूठे हैं या फिर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप संघ का दमन करने का जो आपका प्रयास है उसको आप फलीभूत कर सकते हैं, ये नहीं। तो 70 साल आपकी सरकार में भाई आप जांच करवाते, चार्जशीट लगवाते, बैन करवा देते। हमने हमारी सरकार ने कई संगठनों को भी बैन किया, PFI को किया, आप निकलवा लीजिए, आपने क्यों नहीं बैन लगा दिया? रत्नाकर जी, जब दिक्कत थी तो कार्रवाई करवाते, बैन लगवा देते RSS पे, आपकी सही बात तो है, 70 साल आपने राज किया। या हाँ जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष आंडा जी के पास जाऊंगा और सबको बराबर समय दूंगा। और दूसरी बात ये कि आरोप लगाने की जहां तक बात है, आरोप लगाने की राहुल गांधी आते हैं, डिस्क्लेमर आते हैं सीरियल से पहले कि इस कथानक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। मैं भी कह सकता हूँ कि एक विदेशी महिला ने साजिश के तहत हमारे देश के राजकुमार से शादी की, फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री को मरवाया, फिर दूसरे प्रधानमंत्री को मरवाया, फिर पायलट की हत्या कराई। रत्नाकर जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आशीष आंडा जी के पास जाना है, जल्दी से। देखिए, RSS को बैन किया गया, RSS को सरदार पटेल ने बैन किया, और ये इनको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो है सरदार पटेल जब भी गृह मंत्री थे उन्होंने RSS बैन किया। किसने हटाया? किसने हटाया? साबित नहीं हुए। किसने आशीष आंडा जी आप आइए, आपको तो कोई सवाल आपसे सवाल करूं, ठीक है? शर्माइए नहीं। आशीष आंडा जी ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, ठीक है? रत्नाकर जी, मेरे पास भी सच्चाई कुछ है और इसलिए मैं लगातार बातों को कोड कर रहा हूं। आपने मुझे किसी बात का हवाला दिया तो कोड नहीं किया गया है कि वहां पर लिखा, आप कह रहे पब्लिक डोमेन में है, मुझे बता दीजिएगा, वो किताब मैं अभी पढ़ लूंगा फिर। हांडा जी, आशीष मुझे आपको ये आपको दिखाना पड़ेगा कि सावरकर को पेंशन मिली थी, अंग्रेजों ने पेंशन दिया था। सर, अगर सावरकर को पेंशन देती थी सरकार, एक मिनट रुक जाइए, सावरकर को अगर पेंशन मिलती थी, एक मिनट सर सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए रत्नाकर जी, आप अपने समय में बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। सर, सावरकर की बड़ाई आप ही के लीडर करते हैं, मांगा था ये मुझे, इंदिरा गांधी ने माना नहीं माना, सावरकर के बारे में इंदिरा गांधी ने क्या कहा? रत्नाकर जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी, आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा ना। मुझे बताइए, मुझे कोड करिए कि कौन सी किताब में लिखा गया है, किस अखबार में लिखा गया है। रत्नाकर जी, मैं किसी भी बात को ऐसे ही नहीं जनता के सामने रखूंगा। आ रहा हूं मैं आपके पास, देखिएगा रत्नाकर जी का शायद नेटवर्क चला गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से हमारे साथ जुड़े। आशीष आंडा जी आप आइएगा, बीजेपी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, जल्दी से। जी हर्ष जी, सबसे पहले तो आपको, पैनलिस्ट को, दुर्गेश जी को और आपके सभी श्रोताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन टूटा नहीं है, ये भाग गए हैं, ये डिबेट छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि 2014 में हुआ क्या था। 2014 में इलेक्शन स्पीच के दौरान कुंभी सेना के चीफ विश्वनाथ पटेल के समर्थन में राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा ये आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मरवा दिया और आज यही उनकी बात करते हैं। इसके अगेंस्ट में राजेश कांते जी ने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी भिवंडी मजिस्ट्रेट के सामने। भिवंडी मजिस्ट्रेट के सामने 2014 में कंप्लेंट लॉन्च हुई थी। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि ये विपक्ष को चुप कराने के लिए है, ये अडानी इशू पे चुप कराने के लिए है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि 2014 में कोई अडानी इशू नहीं था, कोई राहुल गांधी की सदस्यता नहीं गई थी, कोई उनको विपक्ष को चुप कराने का किसी का कोई प्रयास नहीं था। दूसरी बात, यहां पे जब ये इनके ऊपर ये वक्तव्य दिया गया तो इसके ऊपर 2018 में ये एक ही बार अपीयर हुए कोर्ट के सामने।
और इन्होंने एग्जम्पशन मान ली क्योंकि मैं एमपी हूं, इसलिए मैं इस में मुझे पर्सनल अपीयरेंस के लिए मना किया जाए। ठीक तो है। अब कुछ दिन पहले दोबारा से राजेश कांते जी ने अप्लाई किया है कि राहुल गांधी जी की अब सदस्यता चली गई है, वो अब एमपी नहीं है, तो उनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन जो दी गई थी उसको रिवोक कर दिया जाए, जिसकी आज सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। जहां तक बात रही, इन्होंने जितने भी इल्जाम लगाए सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि जब गांधी जी के असैसिनेशन का ट्रायल चल रहा था उस समय, आपके दर्शकों को सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, दुर्गेश जी यहां बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज के ऊपर और रोशनी डालेंगे कि खुद गॉडसे जी ने ये कहा उस समय कि 1946 में मैंने आरएसएस छोड़ दी थी। ये उनका बयान है जो कोर्ट के सामने दिया गया है। इसके बाद भी कमीशन बिठाई गई कि आखिर गांधी जी को जो मारा गया उसके पीछे कोई संस्था तो नहीं थी, क्योंकि इमीडिएटली आरएसएस को बैन कर दिया गया था 1948 में गांधी जी की असैसिनेशन के बाद। तो जब कमीशन बिठाई गई तो कमीशन जस्टिस कपूर के अध्यक्षता में कमीशन बिठाई गई थी। सब ये फैक्ट्स हैं जो आपका कोई भी दर्शक विकिपीडिया गूगल करके जान सकता है। तो जस्टिस कपूर के कमीशन ने क्या कहा? पहली बात, 2 बातें कही। पहली बात, आरएसएस कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से नहीं मानी जा सकती, इसलिए आरएसएस की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये मानने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये जस्टिस कपूर कमीशन ने ये कहा तथ्यों के बेसिस पे। और दूसरा, ये हम प्रूफ नहीं किया हुआ माना जा सकता कि इस हत्या के पीछे किसी भी आरएसएस मेंबर का हाथ है। लेकिन विपक्ष को क्या करना है? ना तथ्य मानने हैं, ना कोई सबूत मानने हैं, ना कोर्ट पे विश्वास है, ना जुडिशरी पे, ना कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है, इतिहास में जो लिखा गया है वो आप भी बता रहे हैं सर, मैं भी बता रहा हूं। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब हम पढ़ के ही बोलते हैं। खैर, रत्नाकर जी के पास सवालों के जवाब नहीं थे इसलिए वो चले गए, लेकिन आप पे भी तो सवाल है ना सर। सवाल ये भी तो है ना कि आप राहुल गांधी को विश्व स्तरीय नेता खुद ही बना रहे हैं। आप राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तो 10 से 11 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और राहुल गांधी को आप विश्व स्तर का नेता बना चुके हैं। ये तो राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतरेंगे भी तो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपको डर किस बात का है? देखिएगा, पहली सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि हमको डरने की किसी से जरूरत नहीं है। यही वाक्य आम आदमी पार्टी भी कहती है, यही कांग्रेस भी कहती है। देखिएगा, हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पहले भी जब इंदिरा गांधी जी को जब 1975 में सबको मालूम है क्या हुआ था, रायबरेली से उनको इनवैलिड उनकी जीत को कह दिया था इलाहाबाद कोर्ट ने। उससे बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी इंपोज की थी। अभी भी यही हो रहा है कि अब उनको क्योंकि इनवैलिड करार दे दिया गया है तो किसी तरह से अपनी झिझक को, अपनी खिसियानीपन को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ अनारगल बयान देते रहेंगे। लेकिन ये जो पुराने केस चल रहे हैं, ये ना तो इनकी डिफेमेशन के केस आज दायर हुए हैं और ना ही इसका आज अडानी या किसी और वक्तव्य से लेना देना है। जहां तक बात रही विश्व स्तरीय नेता बनाने की उनको विश्व स्तरीय नेता हमें बनाने में ना कोई इंटरेस्ट है, ना हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ही बाहर की कंट्रीज को बुला रहे हैं, मेरी मदद करो, किसी तरीके मेरे बयान को सपोर्ट करो। ये सब डेमोक्रेसी खतरे में है। बयान कौन दे रहा है आपके श्रोता अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अब एक डूबती हुई नाव है, उसका अध्यक्ष कौन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक सवाल आपसे और लूंगा। कोई बचा नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जानबूझकर एक चेहरा बनाया जाए जिससे प्रधानमंत्री को लाभ हो सीधा सीधा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास और भी चेहरे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लेकिन उनको आप आगे नहीं कर देना चाहते, इसलिए राहुल गांधी को इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, जिससे आपको फायदा हो। ये सर एक पते का सवाल है। नहीं हर्षी, इसमें छोटा सा मैं आपकी बात से पहली बार डिफर करूंगा। आप देखिएगा, आप क्रोनोलॉजी देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। क्या पहले मोदी जी ने या बीजेपी ने कांग्रेस पे कोई या राहुल गांधी पे किसी तरह का कोई लांछन या इल्जाम लगाया? नहीं।
राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाए, चाहे चौकीदार चोर है को लेके लगाए हों, चाहे उसके बाद वो खून की दलाली को लेके लगाए हों, चाहे उसके बाद ये अडानी या अंबानी को लेके लगाए हों, चाहे ये किसी भी इशू में ये खुद पंगा लेते हैं, ये खुद अपने से बड़े कद और पद के व्यक्ति से उलझने का दुस्साहस करते हैं। दुर्गेश जी, सवाल ये भी है कि आरएसएस को लेकर लगातार हमलावर कांग्रेस इसलिए रहती है और कांग्रेस की तरफ से बार बार सवाल पूछा जाता है कि आरएसएस की तरफ से इतने सालों तक तिरंगा क्यों मुख्यालय में नहीं फहराया गया। एक तो पहला सवाल यही है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह आरएसएस काम कर रहा है और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम आरएसएस कर रहा है। ये कई सवाल हैं सर जो पूछे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसका जवाब आखिर किस तरीके से आप देंगे? ये कहा जाना कि संघ के प्रतिष्ठानों पर भगवा नहीं फहराया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से संघ के प्रतिष्ठानों में ही रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ वहीं पर, और हर वर्ष जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जितने अच्छे तरीके से संघ के प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त और विभिन्न अवसरों पर झंडारोहण जितने अनुशासित तरीके से होता है, उतना किसी अन्य विद्यालयों में नहीं होता। ये पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग चांदी का चम्मच लेके 10 जनपद और बड़ी बड़ी जगहों पैदा हुए, इनको पता ही नहीं कि समाज में होता कहाँ क्या है और कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, जहां तक संघ पे निशाना क्यों साधते रहते हैं लगातार कांग्रेस। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने जो जिन भारतीयों के अंदर नेतागिरी के कीड़े थे उनको संतुष्ट करने के लिए एक पार्टी बना दी कांग्रेस कि भाई इसी में आइए, आप अपने नेतागिरी का अपना जो शौक है पूरा कर लीजिए, हमको बिल्कुल डिस्टर्ब न करिए, हमारी सत्ता चलने दीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी सब अंग्रेजों की मर्जी से आते थे। असेंबली में ये होता था कि इनके लोग जो जीत के असेंबली में जाते थे, कोई प्रस्ताव आता था, अगर वायसराय ऐसे करता था, सर हिलाता था, तो ये लोग समर्थन कर देते थे। वायसराय ऐसे कहता था तो ये लोग उसका विरोध कर देते थे। उनके हिसाब से सारे कानून वगैरह बनते थे और ये लोग कांग्रेस के लोग वहां बैठ के बनवाते थे। देश आजाद हुआ, सत्ता बदली। अब ये हुआ कि विदेशियों को भारत से कंट्रोल चाहिए था, तो एक विदेशी महिला साजिश के तहत देश में आई, उसने सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास किया। बहुत से महत्वपूर्ण लोग उस बीच मारे गए, किसी कारण से नहीं रहे, सत्ता पर उसका लगभग कब्जा सुनिश्चित था। संघ और संघ के विचार से प्रभावित लोगों ने ही इस साजिश पर पानी फेरा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। उसके बाद ये जो विदेशी तत्व जो आज भी काबिज होना चाहते हैं, संघ इनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। भाजपा स्वतंत्रता से पहले नहीं थी, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत दिनों तक नहीं थी। शुरू से लेकर आज तक इनकी राह का रोड़ा संघ ही है और संघ की विचारधारा। इसलिए इनका जो निशाना हमेशा संघ ज्यादा रहता है। ये तो आखिर है, ऐसा है क्यों? क्या संघ से क्या दिक्कत है? क्योंकि इस वक्त तो बीजेपी है ना, बीजेपी अगर अगेंस्ट है, चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी लड़ रही है। संघ से आखिर क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह काम करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संघ चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। ये राहुल गांधी के शब्द से, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर जगह पर ये माना गया है कि सभी के साथ संभाव से रहना, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा अपने बारे में महसूस करते हैं वैसा ही दूसरे के कष्टों के बारे में भी चिंता करना। ठीक है ना? तो देश संविधान के हिसाब से ना चले, फिर आप ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ये सिद्धांत हिंदू राष्ट्र का मुख्य आधार होंगे। ठीक है ना? और ठीक है, आशीष राणा जी, आप इसका समर्थन करते हैं? आरएसएस के समर्थक ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत के अंदर, और ये भी जवाब दीजिएगा कि क्या देश संविधान के हिसाब से चलेगा या वाकई आप हिंदू राष्ट्र की क्रोनोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कोई करता है, आपका लीडर भी, लेकिन वो खुले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप डिबेट में खुले शब्दों का इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? आशीष राणा जी, देखिएगा, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जब है तो इसमें हिंदू शब्द तो हिंदुस्तान के अंदर ही है। हम लोग बड़े ही एडजस्टमेंट वाले लोग हैं। हम लोग सभी संस्कृतियों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कई बार इसको सदन के पटल पे भी कह चुके हैं कि हमें सभी संस्कृतियों का मान है, सम्मान है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भूलना नहीं है कि हमारा देश हिंदुस्तान है। तो अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई रह रहा है, उसका मान भी है, उसका सम्मान भी है, लेकिन फिर साथ में ये भी समझने की बात है कि कहीं ऐसा नहीं कि उसका मान सम्मान करते करते, कहते हैं ना, एक उर्दू में एक शेर है, कहा जाता है, सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर सर इतना भी मत झुकाइए
कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, यानी कहने का अर्थ है कि जितने अकोमोडेटिव हम लोग हैं, हिंदू जितने अकोमोडेटिव हैं, उतना और पूरे विश्व में और कोई नहीं, कोई संस्कृति नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा हम लोग देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात यहां पे ये भी समझना पड़ेगा कि जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं ना हर्षी, ये रिपीट ऑफेंडर हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है, क्योंकि अभी अभी मेरे पास ये सूचना आई है कि ये ना तो पहला डिफॉर्मेशन केस है जो आरएसएस के अगेंस्ट में ये लॉज आरएसएस ने के अगेंस्ट कोई वक्तव्य दिया गया है, क्योंकि इससे पहले अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह जी भी ये दुस्साहस कर चुके हैं आरएसएस के अगेंस्ट कुछ भी उठपटांग बोलने का। हिंदू राष्ट्र पर मेरा सवाल था, हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं या नहीं? बीजेपी कोशिश करेगी आगे आने वाले समय में या नहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र आप किसको कहते हैं? जहां हिंदू रह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र है ही है। बाकी सबको यहां पे पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, आदर सत्कार किया जा रहा है। लेकिन जब हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए तभी भी हम पे सवाल उठे थे कि आप बाहर के देशों के हिंदुओं को तो आने दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? तभी भी इस सवाल का हम लोगों ने जवाब दिया था कि हमारे जो भाई मजबूरी में बाहर चले गए अब वो वापस आना चाह रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान उनको स्वागत नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो सोचने की बात है। आप ये तो बहुत स्पष्ट सवाल है, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को नहीं, यानी ये समझ लिया जाए ना, यानी ये समझ लिया जाए कि 2024 से पहले इस नीति को भी आप लोगों के सामने रखेंगे। हैदराबाद के अंदर एक तस्वीर सामने आई जब मस्जिद के सामने नारे लगाए गए जय श्री राम के और कहा गया कि अभी मथुरा काशी बाकी है, काशी हो गया मथुरा बाकी है, ये कहा गया मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या बन गया है। देखिएगा, ऐसे जब मॉब मोबिलाइजेशन होती है, जब एड्रेनलिन का रश लोगों के खून में चढ़ता है, तो उस समय पे कई बार आदमी कुछ ऐसे भी कह जाते हैं, क्योंकि मॉब का ना कोई नाम होता है, ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वरूप होता है। लेकिन ये इस तरह का कोई किसी भी ढांचे को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना या उसके सामने इस तरह से इंस्टिगेट करने वाली बातें करना, ऐसा हमारा कभी भी चरित्र नहीं रहा है। ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड कभी भी नहीं रहा है। लेकिन झूठी बातों के ऊपर अपना स्टैंड लेना ये जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको बताने लगा था, एक और तथ्य मेरे सामने आया है कि एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस हरिद्वार में भी अब फाइल कर दिया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने आरएसएस को जो है प्रेजेंट डे का 21वीं सेंचुरी का कौरव बता दिया था। उसके अगेंस्ट एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस हरिद्वार में भी उनके ऊपर हो गया है। देखिएगा, अब जब लॉ अपना काम करेगा तो ये चिल्लाएंगे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये समझते नहीं है कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो गलत काम का रिप्रिमांड तो होगा ही होगा। अच्छा, ये बात कितनी ठीक है सर? ये बात कितनी ठीक है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को सुन रहा था लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास किसी निजी चैनल पे। वो कह रहे थे कि आज जो प्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनकी जयंती है, उसी अवसर पर आज राहुल गांधी को सजा होनी है। ये कांग्रेस का आरोप लगा है कि आप जानबूझ कर ये करवा रहे हैं। आज ही इन्होंने तो आरोप ये एक चैनल पर बैठकर बोला। परम आदरणीय, हाँ, अभी हमारे परम आदरणीय दुर्गेश जी ने बताया, बहुत सही बताया कि जब आरएसएस पे आपने बैन लगाया, देखिए आरएसएस पे अब तक 4 बार बैन लग चुका है, आपके दर्शकों को यह पता होना चाहिए। पहली बार बैन लगा था जब देश का विभाजन हो रहा था, उस टाइम पे 1947 में जो 4 दिन का बैन लगा था। उसके बाद 3 बार बैन लगाया जा चुका है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजाद होने के बाद। एक बार 1948 में जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, एक बार 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, और एक बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था। लेकिन आज की डेट में आरएसएस पे कोई बैन है क्या? जवाब है नहीं। अगर आरएसएस गिल्टी फाउंड किया जाता तो क्या उस पर बैन हटाया जाता क्या? जवाब है नहीं। जब हर बार उसको फंसाने का, षड्यंत्र के तहत उस पर इल्जाम लगाने का एक प्रयास किया गया, विफल प्रयास किया गया, और हर बार आरएसएस जैसी संस्था पाक साफ होकर बाहर निकल के आई, इसीलिए तो वो बैन हटाया गया। अब बताइए कि आप इंडियन जुडिशरी पे आप इतबार नहीं करते हैं, अपने लॉ पे इतबार नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे इतबार नहीं करते हैं, और बेबुनियाद कोई भी इल्जाम लगा के आप भाग जाते हैं। तो ये तो आज की डेट में राजनीति की गिरावट हो चुकी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ये करने ठीक है। दुर्गेश जी के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल आपसे और लूंगा सर, एक सवाल आपसे और लेता हूं दुर्गेश जी के पास जाने से पहले। कांग्रेस ये आरोप लगाती रहती है बार बार और लगातार
कि बीजेपी को जो आरएसएस से इशारा मिलता है वही बीजेपी करती है, और 2024 के लिए भी आपको इशारा आरएसएस से मिल चुका है, क्या करना है? जैसे मैंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया। देखिएगा, आरएसएस एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व के लिए स्टैंड लेती है, और आरएसएस कैडर जो है वो हमारे लिए सदा से पूजनीय रहा है। इसमें कोई हमें कोई मतलब मानने में गुरेज नहीं है। लेकिन ये कहना कि वहां से ऑर्डर आते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ये कहना थोड़ा सा ओवरराइड करना होगा। ऐसा नहीं है। हमारी आपस में एक दूसरे के प्रति जो मान है, जो सम्मान है, जो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव है, उसके चलते देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी विचारधारा होती है उसको माना जाता है। हम लोग अगर रूलिंग पार्टी कोई भी होती है तो रूलिंग पार्टी शुड बी ओपन टू सजेशंस फ्रॉम एवरी फ्रंट, और इसीलिए सर्वदलीय मीट भी कई बार की जाती है, पार्टियों के साथ भी बातें की जाती हैं, ऑपोजिशन से भी पूरा समर्थन मांगने का प्रयास किया जाता है। जहां जहां पे जिसकी जो बात मानने लायक लगती है, रूलिंग पार्टी उसको मानती है। चलिए ठीक है, एक सवाल और आपसे लूंगा, लेकिन पहले दुर्गेश जी के पास जाता हूं। दुर्गेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सवाल ये भी है, आप अभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन मोहन भागवत लगातार ये कहते हैं सर्वधर्म की बात होनी चाहिए। हर मंच पर हमने देखा भी कि किस तरीके से मुलाकात उनकी तरफ से दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी की गई थी। जब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ कि आखिर आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, तो सर्वधर्म की बात करेगा आरएसएस या फिर हिंदू राष्ट्र की मांग जो आप अभी कर रहे हैं? और बीजेपी का भी इशारा है कि आगे आने वाले समय में ऐसा ही होने जा रहा है, जो हांडा जी बता चुके हैं इशारों में। देखिए, ऐसा है ना कि सर्वधर्म की बात हम भी करते हैं, आरएसएस भी करती है, और हिंदुओं में और हिंदुओं के जो साहित्य में और जो धार्मिक संदेश, उनमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि हमारी जो मान्यताओं को नहीं मानेंगे उनका सर कलम कर देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। ऐसा कुछ हमारे धर्म में कहीं नहीं इंगित है। लेकिन दूसरे धर्मों की आप बात कर रहे हैं, वहां ऐसा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब अफगानिस्तान में वो ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर पे हमला करवा कर मरवा दिया, तो उस समय तालिबान का जो विदेश मंत्री था उसका नाम था अब्दुल मुत्तवकील, वकील मुत्तवकील जी। तो अमेरिकी सरकार ने उससे संपर्क किया कि समझौता करने के लिए कहा कि उमर को और ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दें। तो अब वकील मुत्तवकील जो अफगानिस्तान का विदेश मंत्री था, उसने कहा कि इस्लामिक कानून के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नियम है कि कोई भी इस्लामिक स्टेट गैर इस्लामिक स्टेट से संधि नहीं कर सकती, सिर्फ युद्ध कर सकती है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी उनकी तरफ से, वो मैत्री नहीं कबूल कर रहे हैं। तो जो मैत्री नहीं स्वीकार करेगा, हमें ऐसी कोई गर्ज भी नहीं है और ना हमारी ऐसी कोई कमजोरी कि उनके सामने हाथ फैलाते रहे। मैत्री स्वीकार है तो हाथ मिलेगा, नहीं स्वीकार है तो फिर क्षेत्र खुला है, आइए हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। चलिए ठीक है हांडा जी, अब मैं पसमानदा मुसलमानों पर आता हूं क्योंकि 5 मिनट का समय मेरे पास और है, और उस 5 मिनट में मैं आपसे थोड़ी सी बात और निकलवा लूं 2024 के लिए, क्योंकि आज कांग्रेस के लीडर है नहीं तो पूरा समय आपको मिल रहा है, नहीं तो आप शिकायत करते हैं कि समय मुझे नहीं मिल पाता, आप सारे सवाल कांग्रेस के लीडर से ले लेते हैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, 2024 काफी नजदीक है, आपकी प्लानिंग लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर ही रही है, हिंदू राष्ट्र की बात इस वक्त आप कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हम देखेंगे जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं, आप दूसरी पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सर्वधर्म की बात हम लोग करते हैं, लेकिन एक तरफ आप सर्वधर्म की बात कर रहे हैं तो एक तरफ आप पसमानदा मुस्लिमों का भी जिक्र कर रहे हैं, वो 20% का भी जिक्र कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि 20% हमारा हो जाए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझने वाली बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा को आगे लेके वो चलती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सत्ता में रहना हर पॉलिटिकल पार्टी का सपना भी होता है और उद्देश्य भी होता है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब आप सत्ता में बने रहने के लिए कहीं अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें तो वहां पे दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से ना तो समझौता करा है और ना ही करेगी, लेकिन सर्व धर्म को साथ लेके चलना, सर्व रिलीजन को साथ लेके चलना, सब कम्युनिटी को साथ लेके चलना, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री बनता है तो उससे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी होता है, उससे पहले वो जनता का एक नायक होता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं रहता, फिर वो देश का, भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। फिर उसको सभी की बात सुननी है, सभी को साथ लेके चलना है, बट एट द बैक ऑफ माइंड
अपनी आइडियोलॉजी को इंटैक्ट रखते हुए उसको साथ लेके आगे बढ़ना ही किसी के लिए भी ये बड़ा ही उचित रहता है। आशीष जी, मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने को कहा ना आपको, हाँ एक मिनट, मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने को कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन हुए तो 80-20 का जिक्र हुआ था, लेकिन अब 80+ की आप बात कर रहे हैं, 80+20 की बात कर रहे हैं। पहले 80-20 का जिक्र होता है, यानी 20% मुस्लिम 80% हिंदू। अब मैं 2024 का जिक्र कर रहा हूं। आप ही कह रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो सब धर्म को लेकर चलना होता है, आप विचारधारा अलग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आप लगातार बातचीत करते हैं, जनता जो आप पे भरोसा करती है, तो 20% वाले को आप भी कह रहे हैं कि हाँ वो भी हमारे साथ आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ना कि वो 20% भी आपका हो जाएगा या फिर 80% ही आप उस पर ही काम करेंगे। नहीं, देखिएगा, ये बात एकदम क्लियर है हर्ष जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तो ये बात का जवाब आपके पास भी है कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को पहले भाजपा के तरीके से काम करने पे क्या मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलता था क्या? जवाब है नहीं। आज मुस्लिम्स का भी हमारे पास सपोर्ट है, बजाय इसके कि वो हमसे नफरत करें। आज भी जब हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, इसके बावजूद क्या मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए काम नहीं हुआ क्या? जब 370 एब्रोगेट किया गया तो हमें पता है कि उस समय कश्मीर में जो महिलाएं थी उनमें मुस्लिम महिलाएं जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो मुस्लिम महिलाओं को जब 370 हटने के बाद उनको इक्वल राइट्स दिए गए तो क्या उनका भला नहीं हुआ क्या? हुआ। देखिएगा, कट्टरपंथी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि जब आप राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं सोचें, सिर्फ ये सोचें कि भाई मुझे क्या ठीक लग रहा है मैं वो करूं, इसको कट्टरपंथी कहते हैं। जब आप राष्ट्र हित में और समाज हित में सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो राष्ट्र हित में सभी का भला हो रहा है, चाहे 370 हटाने पे हो। अगर बाहर की कंट्रीज में जाके आज किसी भी भारतीय का मान बढ़ता है, अगर हम G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, अगर हम WHO में हम प्रेसिडेंसी की हमने, या हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी की, एक और क्लोजिंग कमेंट लूंगा योगेश जी आपसे भी, हांडा जी आपसे भी। आप 370 का जिक्र कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो। आशीष जी 2 मिनट मेरे पास है। आप जब 370 का जिक्र कर रहे हैं तो कैसे पता लगे, क्योंकि 370 हटने के बाद तो चुनाव हुए नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहां के नेता, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए, और बीजेपी चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि वहां के लोग बीजेपी से खफा है, विपक्षी पार्टी कह रही है। हालांकि वो चुनाव आयोग का काम है कब चुनाव करवाना है कब नहीं, लेकिन उस बात का जवाब आप दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो मीडिया के युग में हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में हालत क्या थी 370 हटने से पहले, कितनी इन्फिल्ट्रेशन होती थी, कितने टेररिस्ट अटैक होते थे, लाल चौक की क्या हालत थी। और आज वहां पे जब आप 26 जनवरी 15 अगस्त पे दृश्य देखते हैं तो आज वहां पे क्या हाल है। राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वो जिस मस्ती से, जिस निर्भीकता से और जिस इत्मीनान से अभी आप वहां पे यात्रा करके आए हैं, अगर पहले वाले हालात होते तो राहुल गांधी 100 बार कहने पे भी वहां जाने की हिम्मत ना करते। लेकिन अब वो जिस तरीके से होके आए हैं वो आपको और मुझे सबे मालूम है कि वहां की क्या, चलिए ठीक है, जनता वो तय करेगी। दुर्गेश जी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हैं, सब जानते हैं आपसे। नहीं, देखिएगा, ये बात एकदम क्लियर है हर्ष जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तो ये बात का जवाब आपके पास भी है कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को पहले भाजपा के तरीके से काम करने पे क्या मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलता था क्या? जवाब है नहीं। आज मुस्लिम्स का भी हमारे पास सपोर्ट है, बजाय इसके कि वो हमसे नफरत करें। आज भी जब हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, इसके बावजूद क्या मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए काम नहीं हुआ क्या? जब 370 एब्रोगेट किया गया तो हमें पता है कि उस समय कश्मीर में जो महिलाएं थी उनमें मुस्लिम महिलाएं जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो मुस्लिम महिलाओं को जब 370 हटने के बाद उनको इक्वल राइट्स दिए गए तो क्या उनका भला नहीं हुआ क्या? हुआ। देखिएगा, कट्टरपंथी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि जब आप राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं सोचें, सिर्फ ये सोचें कि भाई मुझे क्या ठीक लग रहा है मैं वो करूं, इसको कट्टरपंथी कहते हैं। जब आप राष्ट्र हित में और समाज हित में सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो राष्ट्र हित में सभी का भला हो रहा है, चाहे 370 हटाने पे हो। अगर बाहर की कंट्रीज में जाके आज किसी भी भारतीय का मान बढ़ता है,
अगर हम G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, अगर हम WHO में हम प्रेसिडेंसी की है हमने, या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी की, एक और क्लोजिंग कमेंट लूंगा दुर्गेश जी आपसे भी, हांडा जी आपसे भी। आप 370 का जिक्र कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो। आशीष जी 2 मिनट मेरे पास है। आप जब 370 का जिक्र कर रहे हैं तो कैसे पता लगे, क्योंकि 370 हटने के बाद तो चुनाव हुए नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहां के नेता, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए, और बीजेपी चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि वहां के लोग बीजेपी से खफा है, ये विपक्षी पार्टी कह रही है। हालांकि वो चुनाव आयोग का काम है कब चुनाव करवाना है कब नहीं, लेकिन इस बात का जवाब आप दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो मीडिया के युग में हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में हालत क्या थी 370 हटने से पहले, कितने इन्फिल्ट्रेशन होती थी, कितने टेररिस्ट अटैक होते थे, लाल चौक की क्या हालत थी, और आज वहां पे जब आप 26 जनवरी 15 अगस्त पे दृश्य देखते हैं तो आज वहां पे क्या हाल है। राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वो जिस मस्ती से, जिस निर्भीकता से और जिस इत्मीनान से अभी आप वहां पे यात्रा करके आए हैं, अगर पहले वाले हालात होते तो राहुल गांधी 100 बार कहने पे भी वहां जाने की हिम्मत ना करते। लेकिन अब वो जिस तरीके से होके आए हैं वो आपको और मुझे सबे मालूम है कि वहां की क्या, चलिए ठीक है, जनता वो तय करेगी। दुर्गेश जी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, सब जानते हैं। आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई आज सजा हो जाएगी राहुल गांधी को? क्या आपकी उम्मीद जो लगी हुई है, क्योंकि कई आरोप आप पे भी लग रहे हैं, आरएसएस पे और कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखिए, जो कोर्ट का प्रोसीजर है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं अक्सर कोर्ट आता रहता हूँ, कोर्ट के प्रोसीजर का ये कि कितना भी बड़ा मामला हो, 1 रुपए का टिकट लगेगा कि साहब आज बीमार है। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था पर सबको भरोसा होना चाहिए और आपको भी। माफी के साथ दुर्गेश जी, न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा। हाँ ठीक है, हांडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात जरूर होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल रत्नाकर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।